हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे एक्सप्लेन पे। और यह है नागराज कॉमिक्स इच्छाधारी का दूसरा पार्ट। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। मेरा विषदंत, एक बार मेरा विष इसके खून में प्रवेश कर जाए तो फिर इसका बदन गलते ज़्यादा देर नहीं। अरे, इसका सारा शरीर कड़े शिल्कों से ढका हुआ है और इसकी खाल भी बहुत मोटी है। मेरे दांत इसके मांस तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। गुफा के अंदर से यह दृश्य देख रहे सीथरू के हड़ीले चेहरे पर एक मुस्कान सी उभरी। हा हा हा, तेरी सारी कोशिशें इस पर बेकार साबित होंगी। मैंने बहुत सोच समझकर तेरे लिए ऐसा दुश्मन ढूंढा है। अब तेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, इच्छाधारी रूप का प्रयोग कर, ताकि मैं तेरी इच्छाधारी शक्ति को खींच सकूं। लेकिन सीथरू को यह पता नहीं चल पाया कि नागराज इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करता या नहीं, क्योंकि उस वक्त हॉर्नेट टोड का भारी पंजा नागराज के सिर से टकराया और नागराज का हवा में उड़ता शरीर चट्टान से नीचे गिरने लगा। इस भीषण वार ने नागराज की चेतना को कुछ पलों के लिए छीन लिया। ओह नागराज, होश में आ जाओ। और नागराज का लगभग बेहोश शरीर पथरीली जमीन से टकराने के लिए तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। भारती की चीख से नागराज के होशो हवास कुछ हद तक वापस आए। ओह, कुछ ही पल है मेरे जमीन से टकराने में, लेकिन मैं जमीन से टकराऊंगा नहीं। नागरसी ने चट्टान के उभार को कस लिया। ओह, नागराज हवा में गोल गोल घूमकर वापस चट्टान पर आ टिका। ओफ, सिर अभी भी दर्द से फटा जा रहा है। शायद अंदरूनी चोट लगी है। मैं इस वक्त इस छिपकली का मुकाबला करने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन हॉर्नेट टोड के इस हमले ने मुझे इसको खत्म करने का रास्ता साफ दिखा दिया है। यह तरीका तो मुझे शुरू में ही इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं चट्टान से नीचे गिर सकता हूँ तो यही छिपकली भी नीचे गिर सकती है। च्यों, आजा आजा। नागराज की ललकार सुनकर छिपकली नागराज पर हमला करने के लिए आगे लपकी और उसी पल नागरसी उसके अगले पैरों में आ फंसी और हॉर्नेट टोड अपना संतुलन खोकर नीचे जा गिरा। अपने विशालकाय शरीर के कारण यह नीचे गिरकर मरेगी तो नहीं, लेकिन इतनी घायल जरूर हो जाएगी कि दोबारा ऊपर चढ़कर हमको परेशान न कर सके। तुमने हम सबको एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया नागराज। तुम लोगों को इस छिपकली से कोई खतरा नहीं था भारती। यह तो सिर्फ मुझ पर हमला करने। तुम्हारे सिर को क्या हुआ नागराज? वो याद आया, इस छिपकली ने तुम्हारे सिर पर वार किया था। लगता है तुमको जोर की चोट लगी है। हमको तुरंत डॉक्टर के पास चलना चाहिए। और गुफा के अंदर सी थ्रू का अदृश्य खून खोल रहा था। नागराज ने बिना इच्छाधारी रूप धारण किए हॉर्नेट टोड को पछाड़ दिया, लेकिन मैं इसको यहाँ से ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। मैं इस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करूंगा। इसको इच्छाधारी रूप धारण करना ही पड़ेगा। अरे, ये घरघराहट की आवाज़ कैसी है? यह घरघराहट उस पुलिस हेलीकॉप्टर की थी जो नागराज के पीछे पीछे पुरानी नगरी तक आ गया था। वह पुलिस हेलीकॉप्टर, इनको जरूर तुमने ही बुलाया होगा। अब हम डॉक्टर तक जल्द ही पहुंच जाएंगे। सीथरू ने अपने आप को फिलहाल संभाल लिया था। पुलिस आ गई है। इनके सामने नागराज पर हमला करके मैं इस मामले को खत्म खामखा उलझा नहीं सकता। नागराज को अब कहीं और पर घेरना होगा। खैर, जहाँ इतने दिन इंतजार किया वहाँ एक दो दिन और सही। और सी थ्रू के देखते ही देखते पुलिस हेलीकॉप्टर नागराज, भारती और उसके सहायक को लेकर महानगर की तरफ उड़ चला, जहाँ पर नागराज को तुरंत मिलना था स्नेक पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर करुणाकरन से, जिन्होंने नागराज के पूरे शरीर का विश्लेषण किया था। मेरे कैट स्कैन मशीन तो तुम्हारे सिर के अंदर किसी चोट का पता नहीं लगा पा रही, और मेरे ख्याल से तुमको कोई अंदरूनी चोट भी नहीं लगी है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि तुम अपने सिर कार्ची का एक बार डॉक्टर कार्तिक से कर लो। वे एक टॉप क्लास के ब्रेन स्पेशलिस्ट है और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। उन्होंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जो मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को बारीकी से चेक कर सकती है। इससे यह पता लग जाता है कि चोट का असर मस्तिष्क के किस भाग पर हुआ है। मैं उनको फ़ोन भी कर देता हूँ। यह रहा उनका पता। तुम तुरंत जाकर उनसे मिल सकते हो। ठीक है डॉक्टर करुणाकरन, आप कहते हैं तो मैं जाकर उनसे मिल लेता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? नागराज को ज़्यादा चोट लगी है? नहीं मिस भारती, मुझे तो किसी चोट का कोई निशान नहीं मिला।
फिर भी मैं इनको दूसरे डॉक्टर के पास भेज रहा हूँ। कल रात एक इंटरव्यू के दौरान बोलते बोलते नागराज की आवाज़ भी बंद हो गई थी डॉक्टर। अच्छा, इस बारे में नागराज ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर हुआ उसका कारण मुझे पता है डॉक्टर साहब। वह कारण मैं बता तो नहीं सकता। तुम चलो भारती, मैं डॉक्टर कार्तिक से मिलकर आता हूँ। नागराज को डॉक्टर कार्तिक के पास पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। आओ नागराज, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अभी अभी डॉक्टर करुणाकरण का फ़ोन आया था मेरे पास। जानता हूँ। पता नहीं डॉक्टर करुणाकरण ने मुझे ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत क्यों समझी। मैं एक न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज़रूर हूँ नागराज, लेकिन उससे पहले मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मैं आम डॉक्टरों की तरह क्लिनिक में बैठकर मरीजों को नहीं देखता, बल्कि मैं मस्तिष्क के उपचार से संबंधित नई नई मशीनों के आविष्कार में व्यस्त रहता। मैंने ऐसी ऐसी मशीनें ईजाद की हैं जो किसी भी मस्तिष्क का बारीकी से निरीक्षण कर सकती है। आओ, मैं सबसे पहले तुम्हारे मस्तिष्क के अलग अलग भागों की जांच करके किसी चोट का पता लगाता हूँ। डॉक्टर कार्तिक ने नागराज का परीक्षण शुरू कर दिया। चोट का निशान तो कहीं नजर नहीं आ रहा, पर तुम्हारे मस्तिष्क की संरचना विलक्षण है नागराज, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में कई ऐसे भाग दिखाई दे रहे हैं जो आम आदमी के मस्तिष्क में नहीं होते। ये हिस्से जरूर तुम्हारी अतिमानवीय यानी सुपर ह्यूमन पावर को कंट्रोल करने वाले हिस्से हैं, लेकिन लेकिन यह क्या है? तुम्हारे सिर के चारों तरफ एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा कैसे बना हुआ है? मेरी इच्छाधारी शक्ति का सुरक्षा कवच होगा डॉक्टर कार्तिक, जो मेरे सिर को किसी भी हमले या आघात से बचाता है। इच्छाधारी शक्ति, ये क्या होती है? खैर, अभी इसकी भी जांच कर लेता हूँ। ये और यानी अदृश्य शक्ति का घेरा तुम्हारे मस्तिष्क के इस भाग से आता हुआ लग रहा है। इस पर फोकस करता हूँ। डॉक्टर कार्तिक के कंप्यूटर स्क्रीन पर घूमता हुआ कर्सर नागराज के मस्तिष्क के उस हिस्से पर फिक्स हुआ, और अगले ही पल, अरे अरे, मेरे स्कैनर मिरर को यह बैकशॉक कैसे लग रहा है? सारे सर्किट नष्ट हो रहे हैं, मशीन में धुआं धुआं भी निकल रहा है। करंट को तुरंत बंद करना पड़ेगा। डॉक्टर कार्तिक के फुर्ती से स्विच बंद करने ने उनकी मशीन को पूरी तरह से नष्ट होने से बचा लिया। ओह माय गॉड! एक दो सेकंड में लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन यह बैक शॉक मशीन में लगा कैसे? आपने मेरी इच्छाधार शक्ति के केंद्र में घुसने की कोशिश की थी, और इच्छाधार शक्ति ने उसका प्रतिरोध किया, इसलिए आपकी मशीन को बैक शॉक लग गया। इच्छाधार शक्ति, हाँ, कुछ कुछ याद तो आ रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि तुम्हारे पास रूप बदलने की शक्ति भी है, लेकिन ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा। वैसे ज़रा समझाओ कि ये शक्ति वास्तव में है क्या भला? इच्छाधारी शक्ति का अर्थ है इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकने की शक्ति। मैं सिर्फ सोचने मात्र से कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। चाहूँ तो हूबहू आप जैसा बन सकता हूँ। वाह, यह तो कमाल की शक्ति! सुनकर भी यकीन नहीं आ रहा, शायद देखकर यकीन आ जाए। ज़रा कोई इच्छाधारी रूप धारण कर कर तो दिखाओ। इस वक्त मैं सिर्फ एक ही इच्छाधारी रूप धारण कर सकता हूँ, सर्प का रूप, और कोई रूप अगर मैं चाहूँ तो भी धारण नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? ऐसी क्या समस्या आ गई है तुम्हारे पास? या मैं आपको भी नहीं बता सकता अच्छी तरह से। अगर बोलकर बताने की कोशिश करूँगा तो मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी। लिखकर बताऊँगा तो हाथ कुछ लिख नहीं पाएंगे। पर सोच तो सकते हो ना? सोचने से तो तुमको कोई भी रोक नहीं सकता। हाँ डॉक्टर कार्तिक, सोचने पर कोई अवरोध नहीं है, परंतु मेरे सोचने से आप क्या जान सकते हैं? सब कुछ। आओ मेरे पास। ये देखो, मेरा एक और नया आविष्कार। इसको मैं थॉट पैटर्न रीडिंग मशीन कहता हूँ, यानी विचार सूचक मशीन। दरअसल हम अपने मस्तिष्क में जो कुछ भी सोचते हैं वह विद्युत संकेत के रूप में मस्तिष्क के एक भाग से दूसरे भाग में प्रेषित होता है। मेरी यह मशीन उन विद्युत तरंगों को पकड़कर एक खास कोडेड भाषा में बदल देती है, और फिर उस कोडेड भाषा को डिकोड यानी सरलीकृत करके जाना जा सकता है कि मस्तिष्क वास्तव में क्या सोच रहा था। वाह, यानी मैं सिर्फ सारा घटनाक्रम सोचता चला जाऊंगा तो यह मशीन उस घटनाक्रम को कहानी की तरह लिखती चली जाएगी। बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा। तो फिर देरी की बात ही नहीं, आप अपना काम शुरू कीजिए। मैं तैयार हूँ। मशीन
को तैयार और सेट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। डॉक्टर कार्तिक ने हेडसेट को नागराज के सिर पर फिट कर दिया और नागराज ने वह अद्भुत घटनाक्रम सोचना शुरू कर दिया जिसके कारण अब वह इच्छाधारी शक्ति का सिर्फ एक ही प्रतिशत ही प्रयोग कर सकता था। और उस घटनाक्रम के अलग अलग सूत्रों को जोड़ने के बाद जो कहानी सामने आई उसकी शुरुआत ही रोमांचकारी थी। लगभग 1 साल पहले की बात है। उस वक्त नागराज राजनगर में ही रहता था और राजनगर में रहने वाले अपराधी नागराज के नाम से बुरा काम न करने की कसम खा लेते थे। लेकिन राजनगर से बाहर आते ही हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता था। अब हम राजनगर की सीमा के बाहर आ गए। अब यहाँ से सरकारी वॉल्ट तक का रास्ता काफ़ी सुनसान रहता है और हमारे पास अकाल राहत कोष के लिए इकट्ठा किया गया 13 किलो सोना और 65 लाख रुपए। पता नहीं वॉल्ट तक ये सारा माल हम सुरक्षित पहुंचा पाएंगे या नहीं। जब मुंह खोलेगा तो अपशकुनी वाली बात ही बोलेगा। अरे माल सही जगह तक तो क्यों नहीं पहुंचेगा? एक तो किसी को पता नहीं है कि ये माल इस वक्त हम इस रास्ते से ले जा रहे हैं और दूसरे हमारे साथ इतनी सिक्योरिटी है कि कोई आँख उठाकर देखने से पहले अपनी आँखें फोड़ लेगा। राजन, सिक्योरिटी वाले कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहे? साइड व्यू मिरर से नज़र हटाकर अगर ड्राइवर सामने ध्यान से देखता तो उसको पता चल जाता कि सिक्योरिटी गार्ड्स नज़र क्यों नहीं आ रहे थे। एक झटके से वैन कई पलटनी खाती चली गई। बेहोश होने से पहले दोनों गार्ड्स उस बला की शक्ल तक नहीं देख सके जिसने वैन को पलटने के बाद उस स्ट्रांग बॉक्स को टीन के डब्बे की तरह खोल दिया था। परंतु सुरक्षा व्यवस्था की आखिरी कड़ी अभी बाकी थी। आतंकवाद का दुश्मन नागराज वैन के अंदर ही मौजूद था। मुझे तो आभास था कि लुटेरे इस वैन पर हमला कर सकते हैं, इसलिए मैं इस वैन के साथ साथ आया था। लेकिन मुझे यह ख्याल सपने भी नहीं आया था कि लुटेरा ऐसा भी हो सकता है। नागराज ने उस प्राणी को नागबंधनों में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सारे नागारी जैसे दांत की बलि चढ़ गए। यह प्राणी खतरनाक भी है और फुर्तीला भी। इसको अपने आप पर हमला करने का मौका देना आत्महत्या करने जैसा होगा। मैं इस पर अपनी विष फुंकार की भारी मात्रा का प्रयोग करता हूँ जो किसी भी जीवित प्राणी को 1 सेकेंड से भी कम समय बेहोश कर सकती है। तो दोस्तों, इस पार्ट को ये समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगा, तो तब तक आप इसके प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।